नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये चौथा वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, जिनको भी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम देनी है, आने वाले समय में सीएचएसएल की एग्ज़ाम देनी है, नेक्स्ट एमटीएस की एग्ज़ाम देनी है, या फिर जो सेकेंड फेज में होने वाली है वो देने वाले हैं, एचसीएम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए ये सीरीज लाभदायक होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा क्वेश्चन का बेस एक क्वेश्चन रहता है, इसके तहत जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट उससे बन पड़ता है सभी को हम साथ में ही डिस्कस कर देते हैं। इससे आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की भी कवरिंग हो जाती है, साथ ही साथ याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला जो प्रश्न है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसने प्रस्तावित किया था? Who proposed the first factory act in India to improve the कंडीशन ऑफ लेबर? है ना, जो लेबर होते हैं, जो श्रम होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी स्थितियों में सुधार के लिए सबसे पहले जो आपका फैक्ट्री एक्ट को लॉन्च करने वाले थे, ये थे आपका कौन? वायसराय लॉर्ड रिपन। ये कब किए थे? 1881 ईस्वी में, है ना। लॉर्ड रिपन से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 10 वर्षों के लगातार अंतराल पे जो हो रही है, ये रिपन के समय से ही हो रही है। आपको याद होगा कि भारत में जनगणना की जो स्टार्टिंग है, ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लगातार नहीं कंडक्ट कराए जाते थे। बाद में रिपन के समय से, यानी 1881 से ये लगातार कंडक्ट होने लगे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जनगणना से भी कई प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि भारत में जनगणना कितने समय अंतराल पे होता है, तो 10 वर्षों के समय अंतराल पे। खाली जनगणना ही कहेगा तो अंडरस्टूड है कि भाई आदमी की जनगणना की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत में कृषि संबंधित जनगणना कार्यक्रम कितने साल के अंतराल पे होते हैं, तो आप बताओगे 5 साल के अंतराल पे। अगर आपसे पूछे कि भारत में वन की सर्वेक्षण कितने साल पे होते हैं, फॉरेस्ट वाला, तो बताइएगा 2 साल के मतलब अंतराल पे। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनी है कि भाई जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो भाई अपना माटी का बिहार है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जातिगत जनगणना कराया है भाई साहब ने, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इस्तीफा देने वाले वायसराय कौन है, तो ये भी आपका कौन है? रिपन ही है। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा हंटर कमीशन का नाम सुने? देखिए, एक है आपका हंटर आयोग, है ना, और एक है आपका हंटर कमीशन। दोनों को हिंदी में इसको तोड़े तो सेम ही नाम निकलेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है और दोनों अलग अलग समय में जो है स्थापित किए गए थे। जो हंटर कमीशन है, ये आपका प्राथमिक शिक्षा पे बल देने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन के समय जो शिक्षा से संबंधित है, यूं कहे तो उस समय जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और एक हंटर आयोग है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 ईस्वी में, तो इसके जांच पड़ताल के लिए भी एक कमेटी की गठन की जाती है ना। दोनों का नाम हंटरे था, तो ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका शिक्षा से संबंधित है और भी क्या क्या चीज है, एक तो सैडलर आयोग है। क्या है? सैडलर आयोग, ये भी आपका शिक्षा से ही संबंधित है। इसके बाद एक शिक्षा से आपका संबंधित है ना, जो आपका वुड के डिस्पैच जो है, ये भारतीय जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे, वुड के डिस्पैच को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित आपका मैकाले का रपट, है ना, मैकाले का रपट। तो ये चारों पांचों छठों जो बात मैंने शिक्षा से संबंधित बात बताई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार ऐड किए गए, वो कब किए गए, तो 2002 में, है ना, 86वां अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किए गए, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका अपना फंडामेंटल राइट है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाना उन पेरेंट्स की जो है ड्यूटीज है ना। तो ये दोनों ही बात है। तो इतने शिक्षा से संबंधित बातें थे, है ना, ये भी बात को ध्यान रखना है। न्यू शिक्षा स्कीम भी आ गया है, NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
है ना, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है ये है हमारा देहिंग पटकाई। ये देहिंगा नहीं, एक्चुअली देहिंग पढ़िए इसको, ठीक है, देहिंग पढ़िए, ये हटा देते हैं। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये किस राज्य में स्थित है वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है देहिंग पटकाई, ठीक है। तो ये असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर बहुत सारे चीज आपको जो है मैं बार बार याद दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ से स्टैट फॉर्म में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप बार बार पूछी जाती है, पता नहीं क्या मिलता है ना, तो ये आपका माजुली है। माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये विश्व में जो है सर्वाधिक बड़ा जो है रिवर आइलैंड है, जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है तिब्बत में, माफ कीजिएगा, तिब्बत में जो है इसको सांगपो कहा जाता है। क्या? सांगपो। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असम में और क्या क्या है क्या कुछ, है ना? असम में शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सतरिया। क्या नाम है? सतरिया। असम में है आपका कामाख्या मंदिर। असम में लगती है आपका अंबुबाची मेला, है ना। असम में होती है आपकी बिहू त्योहार, है ना। तो ये सब असम में होती है आपकी बगुरम्बा त्योहार, है ना। बगुरम्बा भी होता है, बिछुआ भी होता है, बिहू भी होता है, बोमनजाई भी होता है। तो ये सभी के सभी जो है असम से रिलेटेड फैक्ट थे, आपको ध्यान रखना है ना। असम में ही सबसे पहले तेल क्षेत्र 1901 में खोजा गया था, डिगबोई, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रख के आगे निकलते हैं। यहाँ असम से थोड़ा बाहर आते हूँ, मैं असम से थोड़ा बाहर निकलता हूँ। तो पटकाई नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे हो गया? असम के अंदर हो गया, है ना। नमेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा, ये सब नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? तो ये असम के अंदर ही स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। जिसमें जो डिब्रू सखोवा है ये रिजर्व भी है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी और गैलेटिया नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है ना। मैंने आपको बता के रखा है कि अगर देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क की बात करें तो आप एमपी आंसर देना। देश में सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आप अंडमान एवं निकोबार आंसर देना, ठीक है। और मैंने इन दोनों में क्या फर्क होता है ये पहले ही बता रखा है ना। तो यहाँ पे तो अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे आपके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन जो नेशनल पार्क है इसकी भी थोड़ी सी बात कर ले। महात्मा गांधी गैलेटिया राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। साउथ बंटन नेशनल पार्क है, नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क है, ये सभी अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में आपका वैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में आपका सैडल पीक है, अंडमान निकोबार में आपका स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है। अंडमान निकोबार में 3 प्रकार की डिग्रियां हैं अलग करने के लिए, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री। मैंने आपको यहाँ से समझा रखा है कि भाई जब छोटा से बड़ा लिखा रहे कि लघु अंडमान से कार निकोबार, है ना, लघु अंडमान से कार निकोबार या निकोबार खाली लिखा रहता है तो लघु का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा। तो जब छोटा से बड़ा को जोड़ने या मतलब मिलाने वाली की चैनल पूछे तो सबसे बड़ा बता दीजिएगा 10 डिग्री, है ना। अब जो मैंने बताया था कि भाई एक है आपका मालदीव से मिनिकॉय, है ना, मालदीव से मिनिकॉय, इन दोनों की स्टार्टिंग जो वर्ड है ये एम है यानी मो है, तो समान वर्ड वाले को सबसे छोटकू जोड़ेगा 8 डिग्री, और एगो जो बच गया 9 डिग्री ये लक्षद्वीप से मिनिकॉय को जोड़ता है। तो जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं इन तीनों को, ठीक है। इस विधि से याद रखेंगे जैसा मैं रखा हूं। इसके अलावा नागरहोल तथा बैनरघट्टा तितली उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखें। भारत की सबसे पहली नेशनल पार्क कभी कभी एग्जामिनर फुर्सत के क्षण में पूछता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है होता है, और ये सबसे लो क्वालिटी की जो है क्वेश्चन हो गया है। अब ये रेलवे में काफी आ जाता है, पहले अब नहीं आते हैं, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसका पहले नाम जो है हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, और वर्तमान में भी इसका नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड की शान है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी अगर आपसे पूछे तो नागार्जुन सागर है, ये कहाँ पे है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा डेल्टा पूछे इंडिया के अंदर तो ये सुंदरबन डेल्टा है, और अभी अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि सुंदरबन डेल्टा किस विदेशी राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो बताइएगा बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश तक भी फैला हुआ है ना। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में आई है, तो बगल में कौन कवर
करेगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश भी तो कभी पश्चिम बंगाल का, सॉरी बंगाल का ही हिस्सा था, तो बंगाल से बनने, बंगाल विभाजन हुई, फिर इंडिया बना, मतलब बंगाल विभाजन हुआ, पहले इंडिया के अंदर, फिर बंगाल के अंदर बंगाल विभाजन, फिर जब पाकिस्तान बन गए तो पाकिस्तान में चले गए, फिर 1971 में बांग्लादेश बन गया अलग से 16 दिसंबर 1971 को। तो आज जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये कभी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कि ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल जो है ये किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, फोक डांस है ना। ओट्टम थुलाल इज द मेन फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट, ये किस स्टेट की फोक डांस है ओट्टम थुलाल। देखिए ये जो भी ओट्टम, ओट्टम और इस प्रकार से आप देखेंगे मोहिनी अट्टम, ओट्टम, कोलाट्टम, कुटियाट्टम, है ना, इस प्रकार से जो भी अट्टम दिखता है ना, लेकिन भरतनाट्यम हटके नहीं कर दीजिएगा भाई, भरतनाट्यम तो इसमें भी ओट्टम शब्द जैसे दिख रहा है लास्ट में, लेकिन वो तमिलनाडु का है। मैंने नृत्य की बात करा है। 90% जो है ना ये ओट्टम वाला लास्ट एंडिंग जो नृत्य होते हैं ये आपका केरला का होता है ना, 90%। 10% और भी अपवाद भी हैं, इसके मैं बाद भी किस दिन डिस्कस कर लूंगा। तो ओट्टम थुलाल जो है ये आपका कहाँ पे है, केरल का जो है फोक डांस का प्रकार है, टाइप है। ठीक है, अब देखिए केरल का अन्य भी कुछ नृत्य वगैरह हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कुनीथा है, करगा है, यक्षगान है, ये सभी के सभी जो है कर्नाटक से संबंधित है ना। कुनीथा, करगा, यक्षगान कर्नाटक से, माफ कीजिएगा, कुनीथा, करगा, यक्षगान ये कर्नाटक से है। केरल से ओट्टम थुलाल है, मुझे यहाँ पे ये इसमें जो है यक्षगान में केरल कहा गया था, इसीलिए माफी मांगा हूँ, तो अक्षकाइए नहीं, है ना। इसके अलावा तरंगमेल, सिगमो, मोरनी, रनमाले ये सब गोवा की फेस्टिवल है और त्योहारों में से है ना। गोवा में एक जो ओ इस प्रकार के भी त्योहार होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गौर मारिया, अभी अभी आपके एग्जाम में पूछा गया ना, ये गौर मारिया, पंथी है ना, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, गेंदी, कर्मा, झूमर, है ना। 2 बार लाइन से पूरा बोलिए ना, आपको याद हो जाएगा जी, एकदम याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद होगा, आपसे बढ़ के है। गौर मारिया, पंथी, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, गेंदी, कर्मा, झूमर ये सभी जो है कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य से, जिसमें कुछ संगीत के फॉर्म है, कुछ फोक डांस है ना। देखिए ये मैं पोस्ट में इनको अलग से इसलिए रखा हूं कि एक से अलग स्टेट के साथ ये चीज साझा हो सकता है, जैसे झारखंड के साथ ये चीज साझा हो सकता है ना, तो इसीलिए इसे कोस्ट में उस साइड रखा हूं। बाद बाकी ये छत्तीसगढ़ का अपना जो है लेजेसी है ना। इसके अलावा मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य जो है ये केरल के शास्त्रीय नृत्यों में से हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में 2 अकेले केरल के पास है ना। इसमें इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु के पास है, ओडिसी ओडिशा के पास है, कथक उत्तर भारत में है, सतरिया असम में है, मणिपुरी मणिपुर में है। इसके अलावा कौन सा छूट गया भाई, कौन सा छूट गया, ओडिसी ओडिशा में। तो इस प्रकार से है, और 2 इधर हो गए तो 8 हो गए, है ना। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई मोहिनी अट्टम में किसकी पूजा किया जाता है, तो नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसके अलावा केरल से आने वाले कुछ इंपोर्टेंट त्योहार यहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन का बेस ही केरल था। ओट्टम थुलाल फोक डांस कहाँ का है, तो केरल का है। अब केरल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सीखते हैं। केरल में जो त्योहार होता है ये विशु होती है। विशु जो है केरल का नववर्ष त्योहार होता है। जैसे आप तमिलनाडु के अंदर पोतांदु मना लेते हैं, है ना, पोतांदु मना लेते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर नवरेह मना लेते हैं, नवरेह, है ना। पंजाब के अंदर जो है बैसाखी मना लेते हैं, बैसाखी, है ना। इसी प्रकार से मणिपुर के अंदर जो है आप चेरोवा मना लेते हैं, चेरोवा, है ना। तो ये सब जो है उगादी मना लेते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ पार्ट में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संपूर्ण पार्ट में। तो ये सब जो है नववर्ष वाली त्योहार जो है ये आपके उसी समय केरला में जो नववर्ष की त्योहार होती है उसे विशु कहते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार के त्योहार को गुड़ी पाड़वा, और गुजरात में इस प्रकार के त्योहार को जो है सिर्फ पाड़वा कह देते हैं। ठीक है, केरल में एक त्रिशूर पूरम नामक मकर बिलक्कू नामक त्योहार भी होती है। अब ये मकर बिलक्कू कब होती है, जब हम नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी ये जो है आपका मकर बिलक्कू त्योहार जो है होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की जो है आपको भोग लगाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बिहार के छठ पूजा जो होता है उसमें भी आपका भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। देखिए सूर्य क्या है, वास्तविक रूप से एक तारा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि पृथ्वी के बाद जो है प्रथम तारा कौन सा है, तो आप सूर्य ही बता देना। इसके बाद इसके दूर से उसके जो ऊपर जो तारा है उसका नाम प्रेक्सिमा सेंचुरी है। तो 2 फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा तो सूर्य, आप पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य के बाद की तारा तो प्रेक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा 2011 के अनुसार केरल का जो 2011 यहाँ पर क्या है भैया, जनगणना है, सेंसस है ना, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है ये दोनों केरला का ही है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा आ गया है, भारत के प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के दवा कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम रूप से जो है आधुनिक फॉर्म की दवा कंपनी थी। तो इसे कब खोला गया था, है ना। एसएससी सीजीएल जो है आपको 2 नंबर यूं ही नहीं देगा, आपको इस 2 नंबर के लिए कम से कम 3 नंबर की ज्ञान होनी चाहिए आपके पास, तभी मिलेगी, है ना। तो ये जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना, है ना, व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये आपका हुआ है 1954 में। 1954 में कहां पे हुआ है, पिंपरी पुणे के अंदर। आपसे इस क्वेश्चन को स्टैट्स फॉर्म में अलग तरीके से भी पूछा जाता है और कई बार पूछे गए हैं कि भारत में सबसे पहले पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहां लगाई गई। अब कुछ याद आया? जो बच्चे रेलवे की भी तैयारी करते हैं वो भी बोलेंगे जी सर ये तो मैंने अटेंड करा है ना। तो पेनिसिलिन की फैक्ट्री जो है ये आपका पिंपरी में, और इससे एक नाम मिलता जुलता है। मैं सब कंफ्यूजन मैं आपके ही दौर से गुजरा हूं, है ना, मैं वही फील्ड का खिलाड़ी हूं जहां आप खड़े हो आज, है ना। एक सिंदरी और पिंपरी, ये दोनों का नाम जो है लगभग लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। जैसे पोंगल और ओनम में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हरेला और हरेली में कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे बात है जहां पे लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये पेनिसिलिन फैक्ट्री पिंपरी और ये जो उर्वरक फैक्ट्री थी सिंदरी, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, पौ से पेनिसिलिन और पौ से पिंपरी, है ना, और उर्वरक का जो है ये है सिंदरी। तो ये बात दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा टिस्को की स्थापना आपको कई बार पूछा जाता है। टिस्को टाटा वाला है ना, टाटा वाला, टाटा है ना, टाटा रतन टाटा, वर्तमान में रतन टाटा साहब बहुत ही जो है जाने माने हस्ती हैं और बहुत ही नेक इंसान है अपने रियल लाइफ में भी। तो ये जो टिस्को की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, है ना। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1907 की जगह 1960 लिख गया है ना, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे दादा? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इसके अलावा जो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना है ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। वहाँ कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भारत में प्रथम जूट उद्योग ये कहाँ पे लगाया गया था? इसे VVI कर लेंगे। नीचे वाला दोनों पॉइंट को ये काफी बार आपके घुमा फिरा के छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में आ जाता है ना। भारत में जो जूट की फैक्ट्री लगाई गई थी ये रिसरा में लगाया गया था। कहाँ पे? रिसरा, इस प्रकार से लिखिए, रिसरा में लगाया गया था। और जूट को क्या कहा जाता था? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपको जूट को, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत में जूट की सबसे अधिक उत्पत्ति जो है यानी उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है, और विश्व में भी जूट के प्रथम स्थान जो है ये भारत का है, और सेकंड स्थान जो है ये बांग्लादेश का है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जूट के उत्पादन में बिहार में भी जूट होती है। जूट के उत्पादन होने के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है ना। जूट आप लोग जरूर देखे होंगे, इससे रस्सी वगैरह, झोला वगैरह बनाया जाता है। जो आपका जो सुतरी वाला बोरा होता है जिसमें आलू वगैरह आता है, ये जूट के ही बनी होते हैं। इसके अलावा आजकल जो प्लास्टिक निषेध लगाया गया है, तो आजकल आप काफी जो लंच वगैरह लेने के लिए ले जाते हैं तो जो थैली बनी होती है वो भी जूट की बन जाती है, अच्छा दिखता है ना। इसके अलावा गांव घर में इसे सन भी बोल देते हैं, सन पटसन होता है ना, पटसन, इसी का कैडर का ये जूट है ना। उसमें भी कई प्रकार से होता है, एक कुतरुम वाला होता है, एक फूल वाला होता है। हम भी हमारे घर में भी होती है, तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं इसके बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है? देखिए अपने पास जो है 4 मेजर जलमार्ग है, वैसे तो और भी है छोटे छोटे, लेकिन जो मेजर है वो 4 आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि कहां से कहां तक जाता है। और एक आपका NH44, इसके बारे में डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट दूरी तय करने वाला नेशनल हाईवे वर्तमान समय में कौन है? तो याद रखेंगे पहले NH7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती थी, और इस समय NH44 है जो उत्तर से दक्षिण को दोनों जो है अंतिम बिंदु को जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर से सीधे कन्याकुमारी जाती है। तो 44 जो है नेशनल हाईवे। अच्छा, नेशनल हाईवे से एक चीज मुझे अभी याद आ गया कि इंडिया में रोड की कैडर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रोड जो है टोटल इंडिया में 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो आपका नेशनल हाईवे, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक डिस्ट्रिक्ट रोड, एक गांव वाला रोड, और एक आपका BRO। गांव वाला रोड कहने का मतलब है भाई विलेज सड़क, है ना। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये BRO
बीआरओ पे क्या आम आदमी जाता है? तो नहीं, ये तो बॉर्डर इलाके में बनाया जाता है, तो ये बीएसएफ वगैरह के लिए बनाई जाती है ना। जो आपका बॉर्डर वाला रोड सब बनाया जाता है बीआरओ के द्वारा, इसकी मैंने जिक्र किया है यहाँ पे। तो 4 प्रकार के वैसे और टोटल जो है 5 प्रकार की रोड जो है इंडिया में चलती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तो ये रोड हो गए। अच्छा, नेशनल हाईवे जो है इसकी देखरेख कौन करता है? तो नहाई करता है, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नहाई को, है ना। इसके अलावा जो आपका राज्य का हाईवे होता है ना, वो राज्य का अपना रहता है, वो देख रेख करता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे प्रश्न है कि भाई राष्ट्रीय जलमार्ग 4 नेशनल वाटरवेज 4 कनेक्ट व्हिच 2 ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कौन से 2 स्थानों को कनेक्ट करते हैं, है ना, नेशनल वाटरवेज 4, है ना। तो ये काकीनाडा से मार्कन्नम, मार्कन्नम इस प्रकार से लिखना है, मार्कन्नम, ठीक है, मार्क क संजुक न म संजुक, मार्कन्नम इस प्रकार से लिखना भाई, ऐसे ही नाम है ना। तो काकीनाडा से मार्कन्नम, ये कृष्णा नदी क्षेत्र में पड़ता है, और इसे कहें तो आप गोदावरी नदी क्षेत्र भी कह सकते हैं, कृष्णा गोदावरी जोन में कह सकते हैं इसे, जो आपका वाटरवेज 4 है। और ये जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में जी, है ना, तो यहां से यहां तक जोड़ने का काम करता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सबसे बड़ी जलमार्ग है, इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर इसकी नदी तंत्र की बात कर लें कि ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग ये है आपका वाटरवेज 1 है, ये कौन से रिवर को फॉलो करते होंगे? तो आप बताइएगा सर, गंगा, है ना, गंगा, और गंगा के साथ साथ ये हल्दिया जाती है हुगली, हुगली भी बता दीजिएगा, है ना, हुगली, है ना। गंगा का जो ही धारा है, मैंने आपको बताया है कि ये हुगली नदी की फॉर्मेशन कैसे हुई है। जिस प्रकार से गंगा 2 नदियों के मिलने से देवप्रयाग में बन जाती है उत्तराखंड के अंदर, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, उसी प्रकार से गंगा जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के नांग को जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो फिर से 2 भागों में बट जाती है, और एक धारा का नाम हुगली हो जाता है, और दूसरा धारा जो बांग्लादेश में पहुंच जाता है उसका नाम पद्मा हो जाता है ना। तो आप समझ गए गंगा नदी तंत्र। बाद में मैंने इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो हैं सभी को समझा चुका हूं, अब एक ही चीज को बार बार सही नहीं रहता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी, अरे वो यही सदिया है जहां पे भूपेन हजारिका पुल है, ढोला सादिया ब्रिज का नाम सुने हो, ऐसे ही, है ना। तो ये आपका 892 किलोमीटर की जो है लंबी जो है जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये कोल्लम से कोट्टुरुपुरम को जोड़ते हैं, और मात्र सबसे छोटकू है 205 किलोमीटर है ना। तो सबसे छोटका हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और सबसे बड़का हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 1, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और नेशनल हाईवे बता दिया, 44 है, कौन देखरेख करता है, नहाई करता है, रोड कितने प्रकार के होते हैं ये सभी बता दिए। राज्य में जो हाईवे होते हैं उसको राज्य हाईवे अथॉरिटी जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये सभी बात जो है आपको ध्यान मोटे मोटे तौर पर रखते जाना है ना। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? What can be the total number of judges in the Supreme Court under the Supreme Court Amendment Bill 2019, है ना। तो इसमें जो है आपका पहले जो है ना 31 रखा गया था, 30 + 1 था 2019 से पहले, है ना। और ये इस प्रकार के संशोधन जो है ये 2009 में लाया गया था, ठीक है। तो इसे खारिज करके 2019 में एक बिल पास होती है जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्तमान समय में भी आपको 34 जो है जजेस होंगे। कितने? 34। अब ये 34 किस में होता है भाई? तो एक तो होता है चीफ जस्टिस सीजीआई जो वर्तमान में चंद्रचूड़ साहब है और 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखें, है ना। और 33 जो है अन्य जजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान समय में 34 हो सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है ये आर्टिकल 124(1) के तहत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? जब 1950 में बना था सर्वोच्च न्यायालय, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है भाई सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। तो उस समय जो है आपका मात्र 8 ही न्यायाधीश हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजीआई कौन थे? तो हीरालाल,
हीरा लाल कानिया साहब जो है प्रथम जो है सीजीआई बने थे आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भैया फातिमा बीबी, है ना, फातिमा बीबी। तो ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है प्रथम गलती हो गई इस प्रकार से, तो ये प्रथम जो है न्यायाधीश बनी थी महिला। हालांकि चीफ अभी तक कोई नहीं बना है, कोई भी जो है सीजीआई महिला नहीं बना है वर्तमान में। कान दोनों खोल के सुन लीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में कि निम्न में से कौन से पोस्ट पे कभी भी कोई महिला नहीं रहा, है ना। उसमें एक क्वेश्चन में एक पार्ट में ये भी था, राष्ट्रपति भी था, प्रधानमंत्री भी था, तो ये सब तो बन चुके हैं भाई। तो एक ये बच गया था, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोई महिला अभी तक नहीं बना है। जरा इसमें मुझे सस्पिशन है ना। मैं तो ऐसे ही अचानक याद ये वाली बात छिड़ गई तो मैंने बता दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त भी शायद कोई महिला नहीं बना है। एक बार जरा इस बात को वेरीफाई कर लीजिएगा कि भाई कोई बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है, नहीं बना है, एकदम नहीं बना है ना। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 124 का बी है, इसके तहत क्या होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है ना, जैसे अब मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में एक सीजीआई होंगे और 33 जो होंगे, मतलब सिंपल वाला न्यायाधीश होंगे, है ना। तो इन सभी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में आपको सिलेक्ट होने के लिए न्यायाधीश के रूप में, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में आप जज के रूप में तभी आप ग्रहण किए जाएंगे या चुने जाएंगे जब आप किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम जो है 5 वर्षों तक आपने न्यायाधीश का पोस्ट संभाला हो, यानी जजेस के चार्ज में रहे हो। उसके अलावा या यहाँ पे लिखा है या, और है ना, या कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता मतलब वकालत की हो आप किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक हो। इसके अलावा अगर इन दोनों को आप अगर फॉलो कर नहीं लेते हैं, इन दोनों भी आपके पास नहीं है, तो भी आप बन सकते हो, ठीक है ना। इंडिया में तो हर कानून की काट है भाई, है ना। तो कैसे बन सकते हो? तो फिर राष्ट्रपति के नजर में आप एक कानून के ज्ञाता हो तभी आप बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है। क्या है? रिकॉर्ड न्यायालय। हिंदी में इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। मैंने यहाँ रिकॉर्ड ही लिख रखा है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। तो भाई अभिलेख न्यायालय और ये रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है मैंने बहुत पहले समझा चुका है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये क्या होती है कि जैसे मेरा बड़ा भाई है और मैं हूं और मेरा एक छोटा भाई, मैं एक्चुअली में मैं 3 भाई हूं। तो मैं जो करूंगा वो मेरा छोटा वाला फॉलो करता है और मेरा बड़ा भाई जो करता है वो मैं फॉलो करता हूं, लगभग, है ना। अगर अच्छे से चल रहा है सब कुछ तो बाद में यही चीज तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है ना। तो ये जो है यही क्या होती है कि किसी मतलब आरोप के मामले में जो कभी सुप्रीम कोर्ट साहब, यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदमी के जैसा मतलब ट्रीट करके बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट साहब जो कुछ भी आपको किसी भी सजा मतलब गुनाह के लिए जो सजा मतलब पेश करते हैं, देते हैं, ये सजा को एक रिकॉर्ड के तौर पे संजो के रख लिया जाता है। और जब कभी ऐसी केस, ऐसी बात हाई कोर्ट के पास चला जाता है, वो भी सेम सुप्रीम कोर्ट का नाम लगा के, वो डेट बता के, वो धारा बता के कि भाई फला ईयर में सुप्रीम कोर्ट साहब ने ऐसी फैसला करी है ना, इस चीज के लिए, तो मैं भी तुम्हें इसी तर्ज पे ये चीज दे रहा हूं। तो इससे क्या होती है, टाइम बच जाती है और सुप्रीम कोर्ट की आदर भी हो जाती है। समझ गए? रिकॉर्ड न्यायालय या अभिलेख न्यायालय क्या होता है? आप हिंदी में चाहे किसी किताब में पढ़ेंगे तो बड़ा है, लेकिन आपको समझने के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना, आप लॉ की पढ़ाई तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, आपको जनरल कंपटीशन निकालना है, तो आपको एग्जाम में सही पे जो है निशान लगाना है दादा, वो भी सही समझ के, है ना। इसके अलावा वर्तमान में देश के, अच्छा, हाई कोर्ट भी आपका रिकॉर्ड अभिन्यायालय है भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया 129, हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय है दादा 215। मैंने 3 भाई का उदाहरण लिया था, तो ये बड़ा भाई करेगा तो ये मझुलवा 2 नंबर वाला भाई फॉलो करता है, यानी हाई कोर्ट। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 भाई है। तो ये वाला 129 के तहत रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, तो ये हाई कोर्ट फॉलो करेगा, और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है ना, तो ये छोटका भाई फॉलो करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आर्टिकल 215 के थ्रू जो है अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट भी होता है। आप समझ गए पूरा चेन? चलते हैं आगे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये चंद्रचूड़ सर है। इससे पहले यूयू ललित साहब थे, और पहला कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया साहब। इसके अलावा प्रथम महिला कौन बनी थी? फातिमा बीबी।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है, नाम से स्पष्ट है, सुप्रीम, अपने आप में अलग, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के मध्य विद्यमान होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? जो लंग्स के बीच में कौन से ग्लैंड्स होती है, कौन सी ग्लैंड्स होती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले समय में। तो ये आपका थाइमस ग्रंथि जो है ये फेफड़ों के बीच में होता है। जनरली हम ध्यान ही नहीं देते, फेफड़ा में कहां होगा, है ना। तो इसके बीच में है भाई थाइमस, है ना। इसे बाल्य ग्रंथि भी कह देते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बाल्य ग्रंथि भी कह देते हैं, बाल्य ग्रंथि। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बाल्य, है ना, बाल बोध, है ना। इसके अलावा थाइमस जो ये आप ग्रंथि देख रहे हैं जो आपके फेफड़े के बीच में होती है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होते हैं, देखिए लिम्फोसाइट भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट जरूर कराया होगा, तो उसमें जो है लिम्फोसाइट कई प्रकार से लिखे रहते हैं, टी लिम्फोसाइट, पी लिम्फोसाइट। अब इतना तो मैं डॉक्टर नहीं किया हूं, लेकिन मैंने खुद ही खून चेक कराया था अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले। मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था। तो उसमें जो है इसी में से कोई एक चीज जो है मतलब घट गया था, तो उसकी मैंने थोड़ा सा इलाज करवाया था गांव में, अभी ठीक है ना। तो ये जो है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसके निर्माण में थाइमस ग्लैंड जो है सहायक होता है, निर्माण में मदद करता है, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन और आया जाता है कि भाई जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है इसका क्या काम है? तो ये जो है ना, ये जो है बीमारियों से लड़ने का काम करता है ना, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। यूं कहे तो जो संरक्षा तंत्र है शरीर के अंदर, है ना, और संक्रामक तंत्र है उसको जो है जीवित रखते हैं, यानी कहते हैं। यकृत, अग्नाशय, थायराइड और पीयूष, ये 4 प्रकार के मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ। इन्हों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ मोटे मोटे तौर पे, थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। ये यकृत जो है, लीवर जो है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये अग्नाशय जो है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है मिश्रित ग्लैंड है। मिश्रित ग्लैंड कहने का मतलब है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है, यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। अंतःस्रावी क्या होता है, बहिःस्रावी क्या होता है, मैंने सलाइन वाली उदाहरण के साथ आपको समझा चुका है। जब आदमी को सलाइन चढ़ता है उसके अंदर देखिएगा कि 2 प्रकार से चढ़ता है। एक तो डायरेक्ट खाली पानी आता है, एक उस पानियों के अंदर एक इंजेक्शन डाल देता है ना, कोनो दवाई मिला देता है उस पानी में, है ना। तो मैंने इंडोक्राइन एक्सोक्राइन आपको समझा चुका है। ये अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, दोनों का काम कर लेता है और ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद आता है थॉराइड। थॉराइड को हम अबटू ग्रंथि कहते हैं, है ना। ये आयोडीन की कमी से जो है बिगड़ जाता है और घेंघा रोग वगैरह हो जाता है ना। तो ये थायराइड ग्रंथि को जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि है ये सबसे बड़ी, पार्टिकुलर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पीयूष, ये मानव शरीर के सबसे स्मॉलेस्ट जो है ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जो आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, इसी पीयूष को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो तीनों ही नाम इसी भाई साहब का है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न, माधवपुर मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए माधवपुर मेला का आयोजन जो है ये आपका गुजरात में होता है। इन व्हिच स्टेट माधवपुर फेयर, है ना, इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपका गुजरात में होता है माधवपुर मेला। अब बात आता है कि ये मेला का आज तक जो है वेन्यू नहीं पूछता अब, है ना। अब एग्जामिनर चालाक हो गया, सीधे पूछता है कितने दिन चलती है। तो ये माधवपुर मेला 5 दिनों तक चलती है। मेदराम जात्रा मेला ये आपका 4 दिनों तक तेलंगाना में चलती है। भारत में कुंभ मेला ये तो आप समझ ही रहे हैं 4 जगह होता है और इसमें क्या क्या नहीं, कितनी व्यवस्था किया जाता है तो आप भी जानते हैं। भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पशु मेला कौन सी है? सोनपुर का बिहार मेला। तो ये चारों मेला को जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला होता है आपका पुस्तक मेला, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हर साल दिल्ली में ही आयोजित होती है पुस्तक मेला, है ना, बुक फेयर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाइए, गुजरात की बात यहाँ पे आई। इस क्वेश्चन का रीड क्या है? गुजरात में हुआ था ना, है ना, गुजरात में होता है आपका इस अपना माधवपुर मेला। तो इस गुजरात से कुछ अन्य आकर्षण का केंद्र देख लेते हैं। आइए ना, मेला में बहुत आकर्षण केंद्र है, झूला है ना, सांप का खेल है, मरकरी वाली लड़की है, मौत की कुआं है। उसी प्रकार से गुजरात के अन्य आकर्षण पालीताना का जैन मंदिर है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई की पटेल 182 मीटर ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में, इसका नाम बदल के अब एकता नगर हो गया है केवड़िया का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सोमनाथ की मंदिर है, गजनी यहीं से फेमस होती है 1025 में इन्हें लूटकर। इसके अलावा सीएनजी टर्मिनल, जो एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल की स्थापना जो है गुजरात के भावनगर में किया गया है। इसके अलावा नमक अनुसंधान केंद्र, ये भी गुजरात के भावनगर में है। इसके अलावा कक्षकारण है और ये काठियावाड़ी प्रायद्वीप, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये कहाँ पे है ना, तो ये भी आपका गुजरात में ही है। इसके ऑप्शन में राजस्थान भी रहते हैं, राजस्थान के नाम जैसे मिलता जुलता भी इसका नाम है, तो अधिकांश बच्चे जिनको पता नहीं
होता, वो गलती करते हैं। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हु इज द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, है ना, 2022। ये आपका जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की सबसे पहले मैं इसका आंसर ही नहीं लिखा, तो आशा पारेख, आशा पारेख जो है ये दादा साहब जो लेटेस्ट वाली पुरस्कार है इसके विजेता बनी है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। 1969 से आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं। 1969 में आपका इसरो की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। सोमनाथ साहब जो है वर्तमान में इनके चीफ है ना। इसके अलावा 1969 में जो है जो आपका आदमी गया था, है ना, अपोलो से कौन गया था भाई? नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो से गया था अपोलो सेकेंड या अपोलो 11 भी इसे कह देते हैं। इसी से नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे पहुंचे थे, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। तो ये भी 1969 में होती है। 1969 में इंडिया में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में। तो ये सब जो है 1969 से आप याद रख सकते हैं। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, ये भी बता ही दिया, है ना। तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में आलिया भट्ट, जीतो धन धनाधन, है ना, जियो सिनेमा का जो एडवर्टाइज करती है, और इनके हस्बैंड ही है ना, रणबीर कपूर, हाँ हस्बैंड है ना। तो इन दोनों पति पत्नी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में चुना गया था, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि किसी नियम के अनुसार जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उसके पूर्व मान से कम हो जाती है। यानी जैसे ही दूरी बढ़ता है तो लगने वाला बल घटने लगता है। तो ये कौन सा नियम आपको बताता है? अकॉर्डिंग टू which law when the distance between two electric charges is doubled then the force between them decrease from their former value, यानी पहले के वैल्यू से घट जाती है। देखिए फॉर्मर और लेटर से कई बार एंटोसाइनो भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये कुलाम्स लॉ है ना। कुलाम का नियम ये कहता है कि भाई दूरी बढ़ेगा तो उसके बीच लगने वाला बल घट जाता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक भी कुलाम होता है ना। विद्युत आवेश का यानी चार्ज का जो वैल्यू एकक होता है, मात्रक होता है, यूनिट होता है, ये क्या होता है? कुलाम होता है। गति का नियम, शीतलन का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये तीनों किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिए थे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रिक का सॉरी ये क्रिक नहीं होगा, ये त्रिक होगा। त्रिक मतलब तीन से है, त्रिक का मतलब यहाँ पे 3 है। तो त्रिक का नियम जो है ये डेबोर्नियर ने दिया था, डेबोर्नियर, है ना। अष्टक का नियम जो है न्यूलैंडस ने दिया था। अष्टक के नियम से एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले अष्टक का नियम क्या है? इन्होंने कहा था अष्टक का नियम मतलब न्यूलैंडस महोदय ने कि जो कोई मतलब एक धातु को ले लीजिए और जो 8वां आएगा ना तो इसके गुणधर्म मैच करते हैं। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं हुआ, ये कैल्शियम तक लागू होता है, उसके बाद ये बात फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो है फॉल्स हो गया। लेकिन दिया है अष्टक का नियम कौन? न्यूलैंडस महोदय ने। तो इसे को बात ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? ओवरऑल आपसे ये पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो भाई हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यक डेस्टिनी? तो ये आपका कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन हुए भाई? अजातशत्रु। कौन हुए? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में याद है आपका, है ना, कि राजगीर में जो हुआ था बौद्ध संगति प्रथम वाला, है ना, तो अजातशत्रु के साथ में ही हुआ था। अजातशत्रु को जो है कुनिक भी कहा जाता है ना, कुनिक, है ना, कुनिक। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हुए? नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए? दंती दुर्गा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। किसे हराकर? ये पूछा जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन? धनानंद। इसी को हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के सहायता से करा था, ठीक है। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक विजयालय, है ना, तो ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा सैटनिक बरसेज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सैटनिक बरसेज? तो सलमान रुश्दी है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। सलमान रुश्दी की कुछ अन्य पुस्तक देख लेते हैं, जैसे सैटनिक बरसेज है ना, मिडनाइट चिल्ड्रेन है, इसके अलावा सेम है, सेम। तो ये जो है तीनों के तीनों पुस्तक जो है सलमान रुश्दी साहब के द्वारा लिखे गए हैं। और भी पुस्तक लिखे गए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक है। सनराइज ऑफ अयोध्या ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखिए एगो आपका सलमान रुश्दी है जो भारतीय मूल के, है ना, राइटर है, और ये सलमान खुर्शीद जो है पहले कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, आप जानते ही हैं। सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक है सलमान खुर्शीद। कई बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। इसी फॉर्म में एक नेता का और किताब आपका लाल सलाम, है ना, लाल सलाम को आप जानते हैं, श्रीमती जुबीन ईरानी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा माई कंट्री माई लाइफ इनके लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये भी नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया, कांग्रेसी नेता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। 2008 में अवार्ड विनिंग पुस्तक है ये, इसको भी ध्यान रखेंगे। कोली नहीं होगा यहाँ पे, कुली होता है ना, कुली, है ना, मतलब सामान ढोने वाला, है ना, उस प्रकार की कुली। और अनटचेबल इनके लेखक मुल्क राज आनंद है। द गोल्डन गेट विक्रम
सेठ, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, ये सभी के लेखक जो है विक्रम सेठ हैं। थोड़ा फास्ट में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी होने जा रहा है। आधुनिक स्वरूप में सांची का स्तूप का निर्माण या खोज किस वर्ष हुआ था? भाई सांची का स्तूप तो बना पहले था, कौन बनाया था? अशोक, लेकिन खोज कब हुआ था? 1818 में, ध्यान रखेंगे, है ना, निर्माण किए थे अशोक। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और चीज देख लेते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पे है? खजुराहो के मंदिर में। कौन बनवाए थे? चंदेल शासक ने। भीमबेटका का गुफा, ये भी आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा पे। कहाँ पे है? जबलपुर के भेड़ाघाट में। सतपुरा रेंज की पर्वतमाला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी बायोगैस टर्मिनल का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ये सब मध्य प्रदेश की झांकी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? व्हेन वाज द पनामा कैनाल बिल्ट कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन? तो ये 1914 में बना था आपका पनामा नहर। सुएज नहर का जो आपका जोड़ने का काम करता है, ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ते हैं। 1869 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन 1956 में नेशनलाइज किए गए थे, राष्ट्रीयकरण किए गए थे। दोनों ईस्वी को जो सुएज नहर के रिगार्ड में जरूर याद रखेंगे। इसकी लंबाई पूछा जाता है, 164 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है टोटल, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी नहर जो है इंदिरा नहर, ये कहां से निकलती है? भैया हरि के बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है? हरि के बैराज से निकलती है। सबसे गहरी और सबसे जो है मतलब बड़ी महासागर कौन सी है? तो ये आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। इसी में आपका मरियाना खाई स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अल नीनो और ला नीनो की घटना जो है प्रशांत महासागर में होती है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का शेप कैसा है? तो एस आकार का या 8 आकार का शेप जो है अटलांटिक महासागर का शेप है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर, ब्लेंड ओशियन कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरुआत हुई थी? व्हेन वाज द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम स्टार्टेड? तो ये आया था आपका 2018 में। अब इसके तहत क्या होता है कि 2000 की राशि हर चौमाही पर किसान को जो है आर्थिक मदद के रूप में मुहैया कराया जाता है, यानी साल में 2 4 और 6 हजार रुपया जो है दिया जाता है किसानों को, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कब आया था? 2015 में। ये कितने प्रकार की लोन मुहैया कराते हैं? 3 प्रकार का, एक आपका शिशु वाला, एक आपका युवा वाला और एक आपका जो है तरुण वाला। इस प्रकार के 3 जो है आपके लोन मुहैया कराते हैं, कैडर है इनके। तो इसमें पूछा जाता है कि जो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें मैक्सिमम लोन की जो है सीमा क्या है? तो आप कहेंगे भैया 10 लाख रुपया है, ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम कितने हैं? 50,000 रुपया। 50,000 तक की जो है सबसे छोटकू वाला में यानी शिशु वाला में जो है लोन मुहैया होता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। अरे याद है, फेसबुक पे आप लोग जो है ये प्रोफाइल पिक्चर में जो है इस प्रकार के तिरंगा लगा के अपना फोटो लगाते थे। ये कब आया था? 2014 में आया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मैं उस समय फेसबुक चलाया करता, लेकिन अब नहीं चलाता हूं, है ना। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करना था। आप लोग कोई जो उज्जैन के करीब से है क्या? उज्जैन के करीब से है तो मुझे थोड़ा सा मैसेज करिएगा। उज्जैन जाना था तो थोड़ा बहुत राय विचार लेना था, कैसे क्या जाया जाता है। महाकाल जाना चाहता हूं एक बार, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 2014 में आया था। नमामि गंगे कार्यक्रम ये भी 2014 में आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 में आए थे, हरियाणा के स्टार्ट से, है ना, हरियाणा से स्टार्ट हुए थे, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के सीजीएल के ऊपर प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ये पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। हिस्ट्री की वीडियो कल जो है पक्का आ जाएगा, उस पर आधा से ज्यादा काम मैंने कर लिया दोस्तों। अब अच्छे चीज बनाने के लिए अच्छे टाइम तो लगेगा ही। बहुत सारा कंटेंट ऐसा शामिल कर रहा हूँ कि आपको जो है एक ही वीडियो में यानी 1-1.5 घंटे की वीडियो में ही आपको लगभग हिस्ट्री क्लियर हो जाए और जो प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में है वो आपसे न छूटे। हमारा यही